हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की किताब चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 5 है। यहां पर हम लोग पहाड़ी चित्रकला शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग पहाड़ी चित्रकला शैली को देखेंगे। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास विकसित होने वाली चित्रकला शैली को पहाड़ी चित्रकला शैली के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पहाड़ी चित्रकला शैली के कुछ केंद्रों के नाम लिखे गए हैं। तो 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मनकोट, नूरपुर, मंडी, बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश वाला है। तो बिलासपुर जम्मू और पश्चिमी हिमालय के जो पहाड़ी शहर हैं, ये सभी जो है चित्रकला के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए हैं। और ये सभी क्षेत्र जो हैं ये पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत आते हैं। पहाड़ी चित्रकला शैली की स्टार्टिंग जो है ये बसोहली से होती है। तो बसोहली से आरंभ होकर गुलेर और आरंभिक कांगड़ा दौर से होते हुए परिष्कृत कांगड़ा शैली के रूप में उभर कर सामने आई है। यानी पहाड़ी चित्रकला की स्टार्टिंग बसोहली से होती है, फिर ये गुलेर तक पहुंचती है, गुलेर से फिर आरंभिक कांगड़ा के दौर में, और एंड में ये कांगड़ा शैली के रूप में उभर कर सामने आती है। यानी कहने का मतलब ये कांगड़ा शैली जो है ये पहाड़ी क्षेत्र की सबसे सर्वोत्कृष्ट शैली मानी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ चीजें और भी स्वीकार की गई हैं। जैसा कि हमने एनसीईआरटी के अन्य अध्यायों में भी पढ़ा था कि जब मुगल शासन का पतन हो गया तो मुगल शासन के पतन के बाद जो मुगल शासकों के यहाँ जो चित्रकार काम कर रहे थे वो पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन कर गए, या राजस्थान का जो रीजन है यहाँ पर जो रियासतें वगैरह थी उनके यहाँ पलायन कर गए। तो उनकी वजह से वहां पर चित्रकारी की नई परंपरा स्टार्ट हुई। तो कुछ कुछ ऐसा ही माना जाता है कि जो मुगलों के चित्रकार थे वो इस रीजन में आए थे और अपनी जो चित्रकला की जो परंपरा थी वो यहाँ पर लेकर आए, और उन्होंने यहाँ की जो क्षेत्रीय चित्रकारी की परंपरा है या क्षेत्रीय जो अवधारणाएं थी उनको उसके साथ ऐड कर दिया। तो ऐसे करके ये चित्रकला की शैली पनपी है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि यह व्यापक रूप से स्वीकारा गया है कि मुगल एवं राजस्थानी चित्रकला शैली पहाड़ी क्षेत्रों में प्रांतीय मुगल शैली और राजस्थानी रायसी दरबार के पहाड़ी राजाओं के साथ पारिवारिक संबंधों के उदाहरण स्वरूप जानी जाती है। यानी वही बात यहाँ पे घुमा फिरा के लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि इनके यानी पहाड़ी चित्रकला शैली के संबंध जो है राजस्थान के इतिहास के साथ भी है, राजस्थान के शासकों के साथ भी है और मुगल दरबारों के साथ भी है। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर बसोहली के बारे में बताया गया है कि जबकि चमकीली, चटक, स्पष्ट बसोहली शैली साधारणतः शुरुआती प्रचलित चित्रात्मक भाषा के रूप में पहचानी जाती है। यानी शुरुआत में जो बसोहली शैली की पहचान बताई गई है, शुरुआती जो बसोहली शैली है वो चमकीली है, चटक रंग उसमें इस्तेमाल हुए हैं। देखिए, यहाँ की चित्रकारी के ऊपर एक लंबा अध्ययन BN गोस्वामी ने किया है। तो BN गोस्वामी ने बसोहली शैली को गीतात्मक काव्य और परिष्कृत कांगड़ा शैली का रूप देने का श्रेय पंडित शिव के परिवार को दिया है। BN गोस्वामी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पहाड़ी चित्रकला शैली पर लंबे समय तक अध्ययन किया, और अपने अध्ययन के दौरान इन्होंने निष्कर्ष दिया है कि पहाड़ी जो चित्रकला शैली है उसको चरम पर पहुंचाने का श्रेय जो है पंडित शिव के परिवार को जाता है, पंडित शिव या शिव के परिवार को जाता है। तो यहां पर हम लोग बसोहली चित्रकला शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो बसोहली के बारे में बताया गया है कि पहाड़ी राज्य का पहला एवं प्रभावशाली कला का जो उदाहरण है वो हमें बसोहली से देखने को मिलता है। बसोहली जो है तहसील है जो कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित है। तो ये वहीं की बात हो रही है। बसोहली के शासकों के बारे में बात की गई है कि यहाँ के जो शासक हैं, शासकों में राजा कृपाल पाल, जिन्होंने यहाँ पर 1678 से लेकर 1695 तक शासन किया। तो इनके शासनकाल में बसोहली एक विशेष एवं प्रभावशाली शैली के रूप में ये विकसित हुई है। यानी कि इन्होंने जो है यहाँ की कला को संरक्षण दिया, और इन्हीं के शासनकाल के दौरान यहाँ पर बसोहली जो है चित्रकला की शैली के रूप में उभर कर सामने आया है। बसोहली शैली की चारित्रिक विशेषताओं की बात बताई गई है कि प्रभावी प्राथमिक रंग उष्ण पीली रंगत लिए पृष्ठभूमि, यानी इनका जो बैकग्राउंड होता है वो उष्ण पीली रंगत वाला होता है। उच्च क्षितिज रेखाएं, यानी इनकी जो रेखाएं आप देख पा रहे होंगे एकदम नुकीली टाइप की रेखाएं हैं। प्रकृति का शैलीकृत दृश्यांकन और उभरे हुए श्वेत रंग का अनुकरण इसमें शामिल है। ये इनकी शैली की कुछ विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा बसोहली शैली की जो सबसे महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषता ये है कि यहाँ पर जीवरात को चित्रित करने के लिए छोटे चमकीले हरे कीट पंखों के अंश का प्रयोग और पन्ना के प्रभाव का अनुकरण है, जो इसको बिल्कुल विशिष्ट बना देते हैं। यानी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हीरे जवाहरात हैं, हीरे जवाहरात का चित्रण करने के लिए इन्होंने क्या किया है, जो छोटे चमकीले हरे कीटों के पंख होते हैं, यानी कीड़े मकोड़ों के जो पंख होते हैं उनके अंश का इन्होंने प्रयोग किया है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए किसी आकृति में हीरे जवाहरात दिखाने हैं, तो हीरे जवाहरात दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया है, जो कीट पतंगे होते हैं उनके पंखों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया है। तो उनका इस्तेमाल करके, या फिर जो पन्ना जो होता है, पन्ना
हीरा पन्ना का नाम सुना होगा आपने, तो वही पन्ना मणि उसके प्रभाव का अनुकरण यहाँ पर उन्होंने डाला है इसमें, तो इस वजह से यहाँ के चित्र जो है विशिष्ट बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इनके चमकीले रंग और लालित्य ने पश्चिम भारतीय चौर पंचास्का समूह की चित्रकला के सौंदर्य को साझा किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि बसोली की पेंटिंग में कुछ कुछ चित्रकला के तत्व जो हैं वो पश्चिम भारतीय चित्रकला से मिलते जुलते हैं। भानुदत्त की रासमंजरी या रसमंजरी बसोली कलाकारों का सबसे प्रचलित विषय था। इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध विषयों में भागवत पुराण और रागमला चित्रकला के अन्य विषय रहे हैं। सन 1694-95 में तरखान देवीदास ने अपने संरक्षक राजा कृपाल पाल के लिए चित्रों की एक आलीशान श्रृंखला बनाई है। तो यहाँ पर बताया है कि चित्रों की जो श्रृंखला बनाई गई उनमें कौन कौन से चित्र शामिल हैं। तो यहाँ पर कलाकारों ने स्थानीय राजाओं के छवि चित्रों के साथ साथ उनकी पत्नियों के, दरबारियों के, ज्योतिषियों के, वैद्यों के, गणिकाओं या फिर वैश्याओं या फिर अन्य लोगों के चित्र भी बनाए हैं। सन 1690 से लेकर 1730 की अवधि में चित्रों की एक नवीन शैली गुलेर कांगड़ा के रूप में प्रचलित हुई है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बसोली से निकलकर ये गुलेर कांगड़ा होते हुए परिष्कृत कांगड़ा शैली के रूप में ये सामने आई है। तो बसोली पेंटिंग जो है, बसोली की जो चित्रकारी है, इस 1690-1730 के दशक में ये गुलेर कांगड़ा के रूप में प्रचलित हुई है। अतः बसोली से प्रारंभ होकर यह शैली धीरे धीरे अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे मनकोट, नूरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा, गुलेर और कांगड़ा में प्रसारित हुई है। संस्कृत महाकाव्य रामायण बसोली के साथ साथ कुल्लू के कलाकारों का भी पसंदीदा विषय था और वहां पर यह श्रृंखला जो है सांगरी रामायण के नाम से चित्रित की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राम और लक्ष्मण को यहाँ पर गुरु विश्वामित्र के साथ वन में जाते हुए दिखाया गया है। अब आ जाती है यहाँ पर गुलेर शैली। तो गुलेर शैली के बारे में बताया गया है कि कांगड़ा के राजा गोवर्धन चंद, जिनका शासनकाल 1744 से लेकर 73 के बीच में है, इनके संरक्षण में बसोली शैली में पूर्णतः बदलाव आया है और इससे गुलेर कांगड़ा का दौर आरंभ हुआ है। गुलेर शैली के कलाकार पंडित सिऊ और उनके पुत्र मानक और नैनसुख को, जो कि 1730 और 40 के दशक में ये सक्रिय कलाकार थे, इस शैली को एक नवीन रूप देने का श्रेय दिया जाता है, जो प्राय पूर्व कांगड़ा या गुलेर कांगड़ा कलम के नाम से जानी जाती है। देखिए यहाँ पर मतलब ये है कि गुलेर शैली का जो आरंभिक रूप है उसको हम लोग गुलेर कांगड़ा या फिर पूर्व कांगड़ा के नाम से जानते हैं। बसोली की सुस्पष्ट जीवंतता की तुलना में यह अधिक परिष्कृत, सहज और सुंदर शैली है। ऑब्वियसली बात है, सुंदर होगी। बसोली जो है स्टार्टिंग है, भाई बसोली से स्टार्ट होकर गुलेर कांगड़ा पहुंची है, तो कोई चीज यहाँ पे बसोली से स्टार्ट हुई है, अब गुलेर कांगड़ा तक पहुंची है, तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें अपडेट हो ही जाएंगी। तो बसोली की तुलना में यहाँ के चित्र जो है अधिक परिष्कृत हैं, सहज और सुंदर हैं। नैनसुख जो है पंडित शिव के पुत्र हैं। नैनसुख जो जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे, तो इनको स्पष्ट रूप से इस शैली को आकार देने का श्रेय दिया जाता है। जबकि मानक, ये भी पंडित शिव के पुत्र हैं, जबकि मानक, जिन्हें मनकू के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने शैली को आरंभ किया था। यानी कि गुलेर शैली को आरंभ करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मनकू को। हालांकि दोनों भाइयों ने इस पर काम किया है, लेकिन फिर भी चित्रकार जो है इनको मनकू को इसका श्रेय देते हैं। बाद के समय में 1780 में इस शैली का सबसे जो परिपक्व रूप है वो कांगड़ा में पहुंचा है। सभी पहाड़ी चित्र शैलियों में गुलेर की जो परंपरा है सबसे अधिक लंबे समय तक प्रभावी रही है। यानी यहाँ पर कई शासकों के पीढ़ियों में ये परंपरा काफी ज्यादा प्रभावी रही है, तो काफी लंबे समय तक गुलेर की परंपरा जो प्रभावी रही है। सन 1730 में चित्रित गोविंद श्रृंखला मानक की सबसे सुंदर अद्भुत रचना है। मानक या मनकू, वही चित्रकार जिन्होंने गुलेर कांगड़ा शैली की स्टार्टिंग की थी, उनका ही नाम लिखा गया है। तो मानक या मनकू ने जो है गीत गोविंद की श्रृंखला चित्रित की है, जो कि सबसे सुंदर है, अद्भुत रचना है। इसमें बसोली शैली के तत्व भी समाहित हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में भौरों के पंखों की झालर का उपयोग किया गया है। नैनसुख द्वारा राजा बलवंत सिंह को अलग अलग गतिविधियों में व्यस्त दिखाया गया है, जैसे अपने स्नान गृह में पूजा करते हुए, इमारत का निरीक्षण करते हुए, शीत ऋतु में कंबल लपेटकर तंबू में बैठे हुए। तो ये सभी चित्र जो है नैनसुख ने बलवंत सिंह के बनाए हैं। नैनसुख के बारे में बताया गया है कि नैनसुख जो है ये छवि चित्र बनाने में, किसी का जो हूबहू चित्र बनाने में ये प्रतिभाशाली थे, जो बाद में पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषता भी बन गई है। उनकी रंग पट्टिका, यानी कि नैनसुख के बारे में बताया गया कि नैनसुख की जो रंग पट्टिका है कोमल हल्के रंगों की थी, जिसमें श्वेत और धूसर रंगों का साहसिक विस्तार शामिल था। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत हल्के रंग इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत गाढ़े रंग इस्तेमाल नहीं है, श्वेत और धूसर रंग यहाँ पे बहुत हल्के रंग इस्तेमाल हुए हैं। मनकू की बात करें तो मनकू ने भी अपने उत्साही संरक्षक राजा
गोवर्धन चंद और उनके परिवार के अनेक छवि चित्र बनाए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि प्रकाश चंद जो कि गोवर्धन चंद का उत्तराधिकारी था, तो इनके यहाँ पर मनकू और नैनसुख के पुत्र कौशल, फत्तू और गोदू ये उनके दरबारी कलाकार थे। देखिए, कलाकारी की जो परंपरा होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, यानी कि पिता से पुत्र में, पुत्र से फिर उसके पुत्र में जाएगी। तो वही यहाँ पर हुआ है कि पीढ़ी दर पीढ़ी शासक परिवारों में इन चित्रकारों के पीढ़ियों ने अपना अपना योगदान दिया है। अब है कांगड़ा शैली। कांगड़ा क्षेत्र में चित्रकला जो है यहाँ के शासक राजा संसार चंद के संरक्षण में स्टार्ट हुई है। संसार चंद जो है कटोच साम्राज्य से बिलोंग करते थे। उनके संरक्षण में तीरा सुजानपुर एक बहुत उन्नत केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। आरंभिक दौर में कांगड़ा कलम के चित्र आलमपुर में विकसित हुए हैं और सबसे परिपक्व चित्र जो है ये नादौन में चित्रित हुए हैं, जहां पर संसार चंद बाद में स्थानांतरित हुए थे। ये सभी स्थान यानी सुजानपुर, आलमपुर और नादौन, ये सभी स्थान जो हैं ये ब्यास नदी के किनारे स्थित थे। तो इस बात की अभिव्यक्ति जो है यहाँ के चित्रों में भी हुई है। यहाँ के चित्रों में पीछे बैकग्राउंड में ब्यास नदी को दिखाया भी गया है। मुख्य कांगड़ा में बहुत थोड़े चित्र बने हैं क्योंकि सन 1786 तक यह राज्य जो है मुगलों के बाद और बाद में यह सिखों के अधीन रहा है। ये 1786 तक ये मुगलों के अधीन रहा है और बाद में ये सिखों के अधीन रहा है। संसार चंद का पुत्र अनिरुद्ध सिंह, इनका शासनकाल यहाँ बताया 1823 से लेकर 31 के बीच में है। तो ये भी कला का एक उदार संरक्षक था, तो इसने भी इस शैली को प्रश्रय दिया है। यहाँ की शैली की विशेषताएं बताई गई हैं। महीन रेखा, चटक रंग, अलंकरण में बारीकी और सबसे मुख्य महिला आकृतियों के चेहरे का चित्रण, माथे से नाक तक सीधी रेखाएं, ये कांगड़ा शैली की मुख्य चारित्रिक विशेषताएं हैं। यहाँ के विषयों की बात करें तो यहाँ के चित्रकारों के विषयों में भागवत पुराण, गीत गोविंद, नल दमयंती, बिहारी सस्सई, रागमाला और बारहमासा चित्रण यहाँ के प्रचलित विषय थे। कई अन्य चित्रों में संसार चंद और उनके दरबार का लेखा जोखा शामिल है। यहाँ के चित्रकारों में फत्तू, परखू, खुसलाल, ये सभी कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। यहाँ पे बताया गया कि कांगड़ा शैली जो है ये शीघ्र ही तीरा सुजानपुर से पूर्व में गढ़वाल और पश्चिम में कश्मीर तक ये फैल गई है। यानी कांगड़ा शैली कांगड़ा क्षेत्र से उत्पन्न होकर ये बाद में अन्य जगहों पर भी फैल गई। इसे तीरा सुजानपुर से लेकर पूर्व में गढ़वाल के रीजन में, पश्चिम में कश्मीर तक ये फैल गई है। भागवत पुराण चित्रों की श्रृंखला कांगड़ा कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यहाँ के कलाकारों ने जो भागवत पुराण है उसके कई सारे चित्रों को चित्रित किया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कृष्ण की लीलाओं का अभिनय का चित्र रस पंचाध्यायी से लिया गया है और यह भागवत पुराण के 5 अध्यायों का एक समूह है जो रस के दार्शनिक तत्व को समर्पित है। तो वहां से चित्र लिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा अष्टनायिका या फिर 8 नायिका चित्रण ये पहाड़ी शैली का मुख्य विषय रहा है। इसमें नारी की अलग अलग प्रवृत्ति और भावपूर्ण चित्रण को समाहित किया गया है। देखिए, अष्ट नायिकाओं में सबसे प्रमुख नायिका जो है वो अविसारिका को माना जाता है। तो अविसारिका को विशिष्ट स्थान भी मिला है। अविसारिका का मतलब होता है कि वह स्त्री जो सारी विपत्तियों को या बाधाओं को पार करते हुए अपने प्रिय से मिलने दौड़कर चली जाती है। तो यहाँ पर अविसारिका जो नायिका है उसका चित्रण किया गया है कि रात के समय में वो अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। एक जंगल पड़ता है, जंगल में पीछे भूत भी हैं, कुछ डरावने जीव भी हैं, तो वो सब चित्र चित्रित किए गए हैं। 12 मासा चित्रों में 12 पन्ने चित्रित हैं जिनमें प्रेम के अलग अलग भाव समाहित हैं। 12 मासा के बारे में हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि 12 मासा जो है ये कविप्रिया का अंश है। यानी कविप्रिया के 10वें अध्याय में केशवदास द्वारा 12 मासा का उल्लेख किया गया है। यानी कि 12 मासा जो है ये कविप्रिया का अंश है, 10वां अध्याय है और कविप्रिया की रचना जो है केशवदास ने की थी। अब देखिए, यहां पर एक चीज और बताई गई है। यहां पर अन्य जो पहाड़ी चित्रकला के जो केंद्र हैं उनके बारे में बताया गया है कि पहाड़ी शैली के संदर्भ में कोई उसके प्रत्येक केंद्र में चित्रण की कोई एक या अनेक नियमबद्ध चारित्रिक विशेषता को प्राप्त नहीं कर सका है। यानी ऐसा नहीं है कि बसोली की पेंटिंग बिल्कुल कांगड़ा से अलग हो या कांगड़ा की पेंटिंग बिल्कुल बसोली से अलग हो, कोई विशेष एक चारित्रिक विशेषता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी शैलियों के तत्व मिले जुले हैं। इसे मोटे तौर पर हम लोग 3 शैलियों में विभाजित कर सकते हैं, बसोली, गुलेर और कांगड़ा, जो जैसा कि हमने अध्याय में विभाजित किया भी है और आपको बताया भी है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में चित्रकला के कुछ अन्य केंद्र भी उभरे हैं, जैसे कुल्लू। तो कुल्लू शैली जो है नुकीली ठोड़ी, बड़ी बड़ी आंखें, धूसर रंग का इसमें प्रयोग हुआ है, टेराकोटा लाल रंग की पृष्ठभूमि आदि विशेषताओं के साथ ये उत्पन्न हुई है। 17वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई चरण में शांगरी रामायण एक बहुत ही प्रसिद्ध संग्रह ये कुल्लू घाटी में चित्रित हुआ है। इसके अलावा बसोली एवं मनकोट के वैवाहिक संबंधों की वजह से कुछ कलाकार जो हैं ये बसोली से मनकोट भी चले गए हैं। तो बसोली के जो चित्र हैं वैसे ही चित्र जो है मनकोट में भी बनाए गए हैं। इसके अलावा मंडी के शासक विष्णु
और शिव के अनन्य भक्त थे, इसलिए कृष्ण लीला के विषय के अतिरिक्त यहाँ पर शैव विषय भी चित्रित किए गए हैं। मूलाराम नाम का एक कलाकार था जो गढ़वाल शैली से संबद्ध था, यानी यहाँ पर गढ़वाल रीजन का चित्रकार बताया गया मूलाराम। तो मूलाराम जो है गढ़वाल शैली का एक चित्रकार था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।